नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण में आपके साथ कल्याणी। और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक जिले के मकडौली गांव में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं ईश्वर जी। ईश्वर जी लगभग 40 साल से भी ज़्यादा सालों से खेती कर रहे हैं। नमस्कार ईश्वर जी। नमस्कार बेटे। जैसा कि आपने बताया कि आप 40 साल से खेती कर रहे हैं, तो आप हमें अपने बारे में और इस गाँव के बारे में थोड़ा सा बताइए। 40 साल से खेती कर रहे हैं बेटे। हमारे फादर ने भी खेती करी, हम भी खेती का काम कर रहे हैं। और ज़्यादा बुआई हम गेहूँ की, बाजरे की, ईख की करते हैं। बाड़ी की भी फसल उगाते हैं और धान की भी उगाते हैं। ज़्यादा खेती यही करते हैं हम। गांव के बारे में हमारे सारे गांव में यही फसल होती है और ज़्यादा कृषि को उगाते हैं। और धान की, गन्ने की, बाजरे की, बाड़ी की, कपास की खेती यही ज़्यादा करते हैं और कोई खेती नहीं करते हम। और अच्छी पैदावार हो रही है और अच्छे अपना ज़मींदारा कर रहे हैं। तो आपका मतलब है कि मकडौली गांव इसीलिए इतना समृद्ध है क्योंकि यहाँ पे सभी सुविधाएं मौजूद हैं। सभी सुविधाएं मौजूद हैं, हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है और हर एक चीज़ हमने यहाँ गांव में मिल जाती है। बीज से लेकर खाद तक यहीं मिलता है, हमने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सोसाइटी भी हमारे गांव के अंदर है। जैसे हमारे फादर थे वो, उनको भी ज़मींदारा कराया, हमारे दादा को भी ज़मींदारा कराया और 40 साल से मैं भी ज़मींदारा कर रहा हूँ। अब बच्चे हैं वह नौकरी पर लग गए दोनों। एक लड़का मिलिट्री के अंदर है, एक लड़का सिविल नौकरी में है। एक आर्मी में है? हाँ, एक आर्मी में है। और हम 4 भाई हैं, चारों भाई अपना ज़मींदारा कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके बेटे फौज में हैं। हाँ बेटे। तो आर्मी में होना खुद में एक सम्मान वाली बात है। हाँ। और गांव में भी आपको सम्मान मिलता होगा, तो कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस करते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया रहती है कि हाँ आपके बेटे फौज में है। हाँ, और अच्छा परिवार है जो नौकरी करने लायक जो हैं, मकान, घर परिवार जो नौकरी करने लायक हैं वो नौकरी भी करते हैं। और गांव के अंदर सारी डाल गेहूँ हैं। हमारे परिवार में 3 लड़के फौज में हैं, एक लड़का सिविल नौकरी में है। अच्छा परिवार है। हमारा बचपना था वो भी ठीक कटा। और खेती करते थे, वो अपनी बैल की खेती करते थे। अब ट्रैक्टर की खेती करे हैं। तो बचपन से अभी तक बहुत कुछ बदलाव आए होंगे, तो बदलाव कैसा बहुत था? कुछ बदलाव आया है। पहले दाल की खेती करते थे, बैल की, और अब ट्रैक्टर की करे हैं। ये बहुत ज़्यादा सहूलियत हो रही है। हमारे टाइम बदे सब कुछ हाथ से करना पड़ता था, सारा काम मेहनत का था। गेहूँ हाथ से काटने, फसल काट कर फिर वह बैलों से गाड़ी, फिर नाद काटना। जब मंडी में ले जाते उसको भाड़े से, कभी बैल से ले जाते। बहुत तकलीफ थी। तो इतनी तकनीकल हो रही है बहुत काफ़ी। तो एक इंसान बहुत एकड़ ज़मीन न बो दे। तो वो दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा है? ये दौर अच्छा है। ये दौर अच्छा है। अब तो सुख शांति का माहौल है। हमारे टाइम बाद इंसान थोड़े थे, वह काम में बिजी रहे थे। वैसे उनके मेल बर्ताव अच्छे थे। जैसे थोड़े इंसान थे उनके मेल बर्ताव अच्छे थे। वह आपस में एक दूसरे को पूछ लिया करते, बैठा करते। अब ये है बैठने वाला काम, कोई ना किसी के पास टाइम में नहीं है बैठने का। कोई किसी काम में बिजी है, कोई किसी में बिजी है। हमारे टाइम में बैठने का भी टाइम था, रात काम भी सारा हाथ से करते थे। अब मशीनरी का काम है, जब भी उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि आपका बचपन यहाँ इस गांव में बीता है, तो मकडौली गांव में आपने कितना बदलाव देखा है? गांव के अंदर मतलब चीजें हमारे गांव का अंदर बहुत काफ़ी बदलाव है। पहले तो कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा गांव था। विकास हुआ है? हाँ, एक छोटा सा गांव था। और अब तो सारी सहूलियत है, अस्पताल है, इंसानों का, पशुओं का सारी सुविधा है। आंगनबाड़ी भी है, बच्चे पढ़ने के लिए सोसाइटी भी है, खाद भी यहीं आता है। हर एक चीज़ गांव में मिलती है अब तो। और पहले तो एक छोटा है, एक बीज की थैली लेने के लिए भी हमने रोहतक जाना पड़ता था।
तो फसल उगाने के लिए भी सुविधाएं सारी इसी गांव में? हाँ, सारी सुविधाएं यहाँ, बीज खाद की भी दुकान है, हर एक चीज़ है। अब तो यहीं बीज भी मिल जाता है, खाद भी मिल जाता है। रोहतक तो हम बहुत कम जाते हैं, कभी कोई ज़्यादा करिए हो गया कि भाई ये तो आंट वाली बात है, जाना पड़ेगा, इसलिए जाना पड़े है। और खेती है, खेती में अब ये सरकार आने के बाद में बचत बहुत कम रहेगी, क्यों तेल बहुत काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया और ये बीज खाद से ये भी बहुत महंगे हो गए। महंगाई ने ज़मींदार की कड़ बिल्कुल ढीली कर दी। अब तो खबात करा हम इब जैसे ज़मीन ले लिए, 1 एकड़ ज़मीन 40,000 रुपये में 1 एकड़ ज़मीन मिले है बाध्य हुए, और इब 40,000 रुपये तो उस ज़मीन वाले को देने और फिर अपना भी पेट भरना। और जब उस पेट के लिए उसको बहुत ही कम बचत है, इस ज़मींदारी को तो छोड़ते जा रहे हैं लोग, और इसलिए छोड़ते जा रहे हैं, इसमें पैदावार बहुत कम है। तो अभी आपके पास खेती करने के लिए कितनी एकड़ जमीन है? हमारे पास ज़मीन है अब 10 एकड़। 10 एकड़ जमीन। हाँ, कौन कौन सी फसल उगाते हैं? 4 भाई हैं हम, हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है। हम फसल उगाते हैं, हम बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास और 1 आधी एकड़ में धान भी लगा लेते हैं। हाँ, तो जैसे अभी जून का महीना चल रहा है, तो अभी आप कौन सी खेती करेंगे? अब खेती धान लगेगा, बाजरा बोएगा और कपास भी बोलेगा कोई, इनको थोड़ी घनी बरसात आने के बाद में। ईख की खेती है, वह बूढ़ी है, उसको नौड़ा रहे हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं। कीड़ा हो जाता है उसमें दवाई लगाते हैं, उसको देखते रहते हैं, फसल को अड़ंगा हो जाए उसको पाड़ा। हाँ, ये खबात करनी पड़ रही है, इसको लग रहे हैं। तो ईश्वर जी, आप हमें बताइए कि कितने एकड़ में आपका खेत है और अभी क्या क्या आपने उगा रखा है, कौन कौन सी फसल लगा रखी है आपने? 10 एकड़ में खेत है बेटे, और ये गन्ने की खेती लगा रखी है, 1 एकड़ में कपास की खेती लगा रखी है, और ये पशुओं का चारा बो रखा है, और फसल तो आप बोएंगे। आप फसल बोएंगे? हाँ। तो जैसे आपने दिखाया कि आपने उस साइड ज्वार लगा रखा है, ज्वार पशुओं के लिए लगा रखा हाँ, है। पशुओं का चारा है, ये ज्वार बो रखी है। इसके बाद आप क्या बोएंगे? इसके बाद अब बाजरा बोएंगे, जैसे धान लगाएंगे, बाजरा, ज्वार, धान, ये फसल अब बोएंगे। इसका समय है अब बोने का, बारिश की बाट देख रहे हैं, बारिश की वजह से बारिश होएगी, ये बोएंगे। अच्छा, तो मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं किसानों का जो दिनचर्या होता है वो काफ़ी मुश्किल भरा होता है, उनको फसलों के हिसाब से उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, नींद तोड़नी पड़ती है। आप अपना दिनचर्या बताइए कि आपका दिनचर्या कैसे जाता है, सुबह कैसे होती है, आपकी सुबह कैसे होती है और शाम कैसे होती है? किसान का नहीं तो सवेरा बेटे, नहीं शाम, और ना दिन ना कोई रात। किसान का तो ऐसा है, अब पानी का ओसरा है, रात आधी रात होगी और तो पानी बचल दिए, चाहे ज़्यादा पड़ता है, कितनी है सर्दी है, कितनी है धूप है, कितनी है गर्मी है, उसको जाना पड़े। जैसे खेती है, गन्ना है, गन्ने में कीड़ा हो गया, उसकी देख रेख के लिए सवेरा दोपहरी कुछ नहीं देखना, वहाँ भी जाना पड़े है उसको। बाजरा है, बाजरे में जैसे अड़ंगा जाम गया, उसके सपरे के लिए धूप में सपरा करना पड़े है, वो धूप बगैर सपरा काम नहीं करे। और आपका दिन कैसे व्यतीत होता है? और तो जमींदार के लिए तो शाम सवेरा रात दिन एक ही है, उसका तो उठना सोना जागना खेत है। मौसम के हिसाब से भी दिनचर्या में परिवर्तन आता रहता है? मौसम के हिसाब से, जैसे ही बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम बारिश में होने लगी तो अपनी छाया में बैठ गए, कहीं खेत में, हाँ तो खेत में मकान है उसमें बैठ गए, घर पर, हाँ तो घर पर बैठ गए, और अपने परिवार में अंदर बैठ गए। बारिश में कोई काम है तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। आज जैसे सर्दी है, सर्दी में हम इतना है, सर्दी में काम कम हो जाए, सर्दी में 5 बजे उठ लेंगे, 5 बजे उठने के बाद में फिर अपने खेत में जाएंगे, पशुओं को संभालेंगे, दूध निकालेंगे, ये काम करके फिर
सर्दी के मौसम में हम शाम को खेत से आने के बाद में फिर पशुओं को संभाल के खेत में, सर्दी में तो कोई दोपहरी तो होती है नहीं, वहाँ खेत में भी बैठे रहा वहाँ, और यहाँ आने का न एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे रहे, अपना टाइम पास कर लिया। जैसे ही बुजुर्ग आदमी हैं, बुजुर्ग आदमियाँ धरो बुजुर्ग जा बैठे, टाइम पास हो गया उनका, अरे बोलते रहे हंसते रहे। कोई समय कोई खेत का कार्य है तो अपने खेत में चले गए। सर्दी का टाइम न्यू पास हो गया है। ज़्यादा काम जमींदार का खर्चों में है, जैसे ये धूप के मौसम में ज़्यादा काम है। अब क्यों इसमें भी ये जीरी का काम चल जाएगा, बाजरे ज्वार का चल जाएगा, ईख की नौड़ाई पताई स्प्रे दवाई ये चलती रहे। खर्चा में ज़्यादा काम इंसान का है ज़मींदार का। और जाडे में तो जैसे कणक बोदी, उसमें कभी पानी देना पड़ेगा और कोई काम नहीं, वो तो नड़ाना ना उसका और कुछ करना ना, उसमें तो पानी दिया न फराम, वो फिर जाके सर्दी उतरने के बाद में उसकी कटाई होगी, फिर काम शुरू हो जाएगा। वो धूप के टाइम में फिर काम शुरू होगा। जमींदार का ये टाइम पास हो है। अभी तो आपने आपका दिनचर्या बताया हमें, अब मुझे जैसे कि आप ये बताइए कि आप आपके जो फसल उगाते हैं उसमें जो खाद इस्तेमाल करते हैं, वो जैसे कि आपने बताया कि आप गोबर से ही इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक होता है, तो घर पे ही बनाते हैं या फिर आप लाते हैं, क्या करते हैं आप? हम तो जी कुछ तो अपने घर का बनाते हैं, जैसे पशु रखते हैं उनका खाद, कुछ मोल लेते हैं, डेयरियों से ले आते हैं, शहर से रोहतक नज़दीक पड़े है, अपना ट्रैक्टर वगैरह जोड़ के वहाँ से लिया वहाँ। और गोबर के खाद वगैरह हम खेती नहीं मानते, और हमारे ज़्यादा कर गाँव में गोबर की ये खाद ज़्यादा डालते हैं, ये केमिकल वगैरह हमारे गांव में डालते नहीं। केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही कम मात्रा में। क्या हो गया, कभी लिया एक आधा कट्टा खाद का, नहीं तो नहीं लाते हम। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं आप? हाँ, अपनी जो चीज़ हम जो घर में खाने लायक है, जो बर्तन की है, वह सब सब्जी भी अपनी घर पर लगा लेते हैं, थोड़ी अपने घर बरताऊ लगा लें। हाँ, जैसे आलू भी बोलें थोड़े घने, और ये घिया टिंडा भिंडी ये भी लगा लें। हाँ, और ज़्यादा करे रोहतक वाली जो ये सब्जी है केमिकल वाली, हम ये भी नहीं लाते। अपना बाजारों से केमिकल की सब्जियां भी नहीं खरीदते ना, अपने घर पर ही बनाने की कोशिश रखते हैं हम। जैसे पशुओं का घेर है, उसमें लगा दी बेल, दरख्त है उस पर चढ़ा दी बेल, उस पर लगी ये सब्जी भी तकरीबन। जाड़े में सर्दी में अपने आलू बोले, हाँ, एक आधी पेंट बना कर उस पर लगा दें, हाँ, आलू भी हो जाए हैं। जैसे गंठा है, प्याज भी अपना लगा लें। हाँ, अब ये ज़्यादा कर सब्जी हम अपने खेत में लगाना चाहूँ। तो क्या यही राज है हरियाणा के युवाओं का तंदुरुस्त रहने का, कि वो ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं या फिर वो इतनी मतलब अच्छी सब्जियां खा रहे हैं इसीलिए वो इतना तंदुरुस्त हैं? ये इतने तंदुरुस्त नहीं है, एक तो मेहनत ज़्यादा करें हैं बेटे। सवेरे उठेंगे 4 बजे, हर एक बच्चा जितने भी जवान बच्चे हैं रेस लगा के आएंगे। स्टेडियम है हमारे गांव में, एक परली साइड है गांव में, एक उरली साइड में है, दोनों साइड में गांव में पिरुआ पिछुआ दोनों साइड स्टेडियम है। स्टेडियम में मेहनत करें हैं, सवेरे 4 बजे उठेंगे और शाम में 3 बजे आएंगे स्टेडियम में, शाम तक मेहनत करेंगे वह। और फिर अच्छा पशुपालन रखा, हाँ, पशु अच्छे रखे हैं, दूध घी मक्खन उन खाने को मिल रहा है, अच्छी मेहनत करें हैं, इसलिए वह अच्छा अनाज खाए हैं, अपने घर का बनाया, और इसलिए वह तंदुरुस्त हैं। खान पान उनको अच्छा मिला है। और बाहर दूसरा खान पान जो ये है, जैसे ये मैगी बना ले हैं और चावल बना ले हैं, ये भी बहुत कम खाए हैं। हमारे भी जो बच्चे हैं, ये हम बच्चा ने भी नहीं दिवाते ये ऐसी चीज़, अपने घर पर बना लें। जैसे चावल है अपने घर पर बनावाएंगे, घर का बना हुआ ही खाते, घर का बना हुआ। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी हम ये आजकल जो ये लिफाफा माव ये चीज़ जो गली हुई कुरकुरे करकरे, ये भी हम बच्चा नहीं देते, अपने घर पर बना लें। उसके लिए जैसे मक्की है उसकी खील बना दी, चावल है चावल की खील बना दी,
अपने घर पर बनाने की कोशिश करा हम, इसलिए शरीर तंदुरुस्त है। हमारे गांव में कोई बीमारी नहीं, जैसे ही भी कोरोना का दौर था, इसमें हमारे गांव में कोई नहीं था, किसी को कोरोना नहीं? ना किसी का भी कोरोना नहीं था। जैसे कि अभी आपने स्टेडियम की बात करी, तो हरियाणा तो वैसे भी खेलकूद के लिए बहुत प्रचलित है। हाँ। तो मैंने सुना है कि आपका जो ये गांव है, ये गांव भी कबड्डी के लिए बहुत प्रचलित है, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। हमारे गांव में पहले जैसे मिलिट्री के अंदर थी, बीएसएफ में टीम थी पूरी हमारे गांव की, उसमें ये वो बच्चे पेंशन आगे वह सारे के सारे बड़ी पोस्ट पर थे। और हमारे गांव के एक दो लड़का एशियाड भी खेल गया था। इस वजह से हमारा गांव कबड्डी के अंदर पहले से ही हरियाणा में पहला था। ये और गांव जैसे यही जगह जगह के हैं खेल कूद में, पहले ये हमारे गांव से ही स्टार्टिंग हुई थी कबड्डी, और गांव में नहीं थी कबड्डी। इसीलिए यहाँ हमारा मेहनत ज़्यादा करें हैं, सपोस्ट कोटे से ही भर्ती ज़्यादा हूँ हमारा फौज में, स्पोर्ट कोटे से ज़्यादा भर्ती। हाँ, भर्ती रेलवे में भी कई बच्चे हैं, और एक नौकरियाँ में सपोस्ट कोटे से भर्ती हो रहे हैं हमारा ज़्यादा। स्पोर्ट्स कोटे से ज़्यादा भर्ती हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। मुझे बताइए कि ये जो कबड्डी का रुझान है वो किस तरह से मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचता है। मैंने सुना है कि यहाँ पे कबड्डी के मैच लगते हैं, तो वो मतलब कि कब है, मैच लगते हैं? मैच कबड्डी के मैच ये लगे हैं, जैसे ही हमारा गांव है ये सोचा है अब भाई मैच करवाएंगे। जैसे पंचायत है, पंचायत कह दे दोनों स्टेडियम आगे प्रधान हैं, उनकी कमेटी बना रखी है, वो कमेटी ये चाहोगी अब भाई हम खेल करवाएंगे, गांव से चंदा उगा लेंगे, चंदा उगाकर खेल करवा देंगे। हर एक जगह हर एक गांव में पोस्टर लगा देंगे, वो फलानी जगह मकड़ौली गांव में खेल है, वहाँ चलना है। अतः इस वजह से फिर ये हमारे गांव में प्लेयर ज़्यादा बढ़ते चले जाए। ये तो है कि हरियाणा के जो युवा हैं वो फौज की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, वो अन्य जगह पे खूब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि हाँ उन्होंने वैकेंसी ली है या रोजगार भी उनको मिलता है स्पोर्ट्स कोटे के जरिए बहुत ज़्यादा। हाँ, स्पोर्ट्स कोटे अपने आप में एक गर्व की बात है कि हाँ आपके राज्य से इतने लोग निकल रहे हैं। इतने लोग लेकर फिर अपनी मेहनत से लेकर रहे हैं, किसी का कोई ये नहीं किसी के आगा हमारा हाथ पसारना नहीं पड़ता, अपनी मेहनत से या गजा। जैसे कि आपका 40 साल खेती में निकल गया है, तो आपके परिवार में से कौन कौन है जो खेती बाड़ी में आपकी सहायता करता है या आपका साथ देता है? 40 साल निकल गए बेटा खेती बाड़ी में। जैसे मैं करता था और फिर मेरे घरवाली करती थी, मेरी माँ भी मेरा पापा भी सारे करते थे हम। और खेती बाड़ी में फिर ये बच्चे हो गए, बच्चा ने कभी रिस्क ज़्यादा लिया नहीं और उनको रोका हमने भी नहीं। पढ़ाई करो, खेल कूद में बढ़ो, कुछ भी करो, अपनी रुचि बढ़िया बनाओ। हमने तो ये बोला उनको, अगर अपनी रुचि बहुत बढ़िया बनाओ, दूसरा इंसान ये नहीं कहे अगर भाई ये इसका लड़का वहाँ खड़ा था, ये गलत काम कर रहा था, ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। खाओ पियो मौज मस्ती करो, जो थारे ध्यान में आवे ओ अपना कार्य छेड़ो, अपने कार्य करने के लिए कुछ न कुछ धंधा करो जरूरी। हमने तो ये अपने बच्चों को सिखाया। और खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी तो ये हमारी परंपरा है, कदे चली आ रही है, इसको छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। जैसे ये बच्चे हैं, ये बच्चे साथ नहीं दे रहे, मैं खुद अकेला कर रहा हूँ, भाड़े पर करवा लो, मजदूर कर ले, हाँ मजदूर करवा दे हैं। और ये बच्चे हैं वह नौकरियाँ में हैं, वह अपनी नौकरी कर रहे हैं। एक लड़का मिलिट्री के अंदर है, एक लड़का यहाँ कमेटी के अंदर है, वह अपनी नौकरी कर रहे हैं। मैं यहाँ खेती बाड़ी इसने मैं संभालने हूँ, इसको हम ये इसलिए नहीं छोड़ रहे, आगे हमारी पुरानी परंपरा है ज़मींदार की, ये तो चलती है रहेगी। और मैं तो और भी ये कहूँगा, अब जो भाई साथी हैं जो ज़मींदारा करे हैं उनको भी ये छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कितना भी कुछ भी हो, अपनी जो ज़मीन है, अपनी भूमि है, उसको उपजाऊ रखनी चाहिए, उसको बंजर ना करें। खेती बाड़ी भी अपनी करते रहें,
और अपने रोजगार भी बढ़ाते रहें, उसमें बहुत ही अच्छी बात है। अपना घर का खाद बनावे, ये केमिकल वगैरह डालें नहीं, अच्छा अनाज पैदा करें, अच्छा खाना बनाओ, अच्छा खाना अपने परिवार को खवाएं और शांतिपूर्वक अपने परिवार की सहायता करें और उसकी देख रेख रखें, बढ़िया अपने बच्चों शिक्षा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। धन्यवाद। आपकी जो पूरी कहानी थी वो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी, वो जो संदेश देगी वो काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहेगी उनके लिए। उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से किसान अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने के बाद भी खेती करता है, जुड़ा रहता है और खेती से जुड़े रहना चाहिए। युवा हो, देश की महिलाएं हों, बच्चे हों, कहीं ना कहीं हर किसी को खेती से जुड़े रहना चाहिए। और रही बात जवान की और किसान की हम करें तो किसान और जवान दोनों ही हमारे जीवन में बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। वो किसान हमारे लिए खेतों में मेहनत करते हैं और अनाज उगाते हैं और एक जवान हमारे लिए देश की सीमा पे खड़ा होकर हमारी रक्षा करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर जी की कहानी से काफ़ी लोग प्रेरित होंगे और खेती से जुड़े रहेंगे। तो इसी तरह की कहानियाँ कृषि जागरण आप तक लाता रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण।